वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। लास्ट वीडियो में हमने न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन की बात की थी और न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन में हमने गेस्टेशन पीरियड देखा, पार्टुरेशन देखा और लैक्टेशन देखा। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है गेस्टेशन और टिल पार्टुरेशन तक, वहाँ हार्मोन्स का कैसा रेगुलेशन होता है वो हमने स्टडी किया। इसी चेन में हम अब आगे बात करेंगे। नया टॉपिक है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही फर्स्ट यूनिट में आपका एस्ट्रस साइकिल। जो एस्ट्रस साइकिल है ये जनरली लोअर कैटेगरी के जो मैमल्स हैं उनमें देखने को मिलती है। यानी लोअर जो मैमल्स होते हैं यानी जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उन नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। तो एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है यहाँ एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव फेज होगा या पीरियड होगा। एक पर्टिकुलर एक टाइम होगा या पीरियड होगा जहां रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, गेस्टेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ड्यूरिंग ही रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह जो एस्ट्रस साइकिल होती है। और यहाँ जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स जो होंगी वो फीमेल्स इस रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही एक सेक्स ड्राइव उनमें डेवलप होती है। सेक्स ड्राइव या उसे कहते हैं हीट पीरियड। यानी पर्टिकुलर उसी रिप्रोडक्टिव फेज में ही उनमें सेक्स ड्राइव यानी कामोत्तेजना या हीट पीरियड देखने को मिलती है जहां एस्ट्रस साइकिल संपन्न होती है। ये जो एस्ट्रस साइकिल है, ये एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, यहाँ जो ओव्यूलेशन होता है उस ओव्यूलेशन की वजह से ही रिप्रोडक्टिव फेज आती है। रिप्रोडक्टिव फेज, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ये फेज नहीं आएगी। अतः ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर यानी ओव्यूलेशन हुआ, उसका इंडक्शन हुआ और उसके बाद ही उनमें सेक्स डिजायर या सेक्स ड्राइव डेवलप होगी, अदरवाइज ड्राइव डेवलप नहीं होगी। यानी उनको क्या मिल रहा है? एक इंडक्शन मिल रहा है, एक प्रेरणा मिल रही है। किसके लिए? रिप्रोडक्टिव पीरियड में जाने के लिए, या जिसे हीट पीरियड भी कहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे जो एनिमल हैं उन्हें इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर या एक नाम और है रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। यानी कि यहाँ ओव्यूलेशन के वजह से ही क्या होगा, एक इम्पल्स डेवलप होगा और उस इम्पल्स से ही जो फीमेल्स हैं वो अपने पर्टिकुलर हीट पीरियड में पहुंच जाती है। यानी वो मैटिंग या कोट से मैटिंग के लिए तैयार हो जाती हैं या कॉपुलेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। किसके साथ? मेल के साथ। मेल के साथ। तो जो ओव्यूलेशन है वो ओव्यूलेशन इस चीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इस तरह से जो एस्ट्रस साइकिल है वो एस्ट्रस साइकिल इस तरह के एनिमल्स में देखने को मिलती है। तो क्या फीचर बताया एस्ट्रस साइकिल में मैंने? ये स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव फेज होती है। एस्ट्रस साइकिल्स जिन मैमल्स में या लोअर मैमल्स में देखने को मिलती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे। तो जो ऐसी फीमेल होती हैं उन फीमेल में सेक्सुअल डिजायर डेवलप होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और उसे हीट पीरियड भी कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण होता है ओव्यूलेशन, यानी जो अंडोत्सर्ग होता है उस अंडोत्सर्ग की प्रेरणा के वजह से इस तरह की जो सेक्सुअल ड्राइव है वो यहाँ जनरेट होती है। और इस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर या इन्हें रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही यहाँ क्या होगा, यहाँ फीमेल्स एस्ट्रस साइकिल शो करेंगी, यानी उनमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ऐसा जो देखने को मिलता है वो जनरली कहाँ देखने को मिलता है? नॉन प्राइमेट्स यानी लोअर जो मैमल्स होते हैं उन लोअर मैमल्स में ये जो प्रक्रिया है एस्ट्रस साइकिल की उनकी फीमेल में देखने को मिलती है। जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है
जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? हायर मैमल्स में देखने को मिलती है, जैसे एप्स, ह्यूमन बीइंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वहाँ इस तरह का कोई हीट पीरियड नहीं होगा, कोई हीट पीरियड या स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पीरियड वहाँ पे नहीं होता है, यानी वहाँ पर्टिकुलर कोई रिप्रोडक्टिव फेज नहीं पाई जाती। और इस तरह वहाँ ओव्यूलेशन का भी इंडक्शन नहीं होता, यानी ओव्यूलेशन ही उस चीज़ को कंट्रोल करे। तो यहाँ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ ये अपने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कंप्लीट होती है। तो इस तरह से जो एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उन दोनों में इस तरह के अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव फेज होगी, यहाँ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होती है। फीमेल्स में यहाँ उसके ड्यूरिंग एक हीट पीरियड या सेक्सुअल डिजायर डेवलप होती है, सेक्सुअल ड्राइव डेवलप होती है, लेकिन यहाँ इस तरह का घटना हमको देखने को नहीं मिलती। साथ में जो ओव्यूलेशन होता है, वो ओव्यूलेशन ही इस रिप्रोडक्टिव फेज को क्या करता है? इंड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। यानी जब ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन के वजह से ही क्या होगी, जो फीमेल है वो मेल के साथ मैटिंग के लिए तैयार होगी। लेकिन यहाँ ओव्यूलेशन इस बात को तय नहीं करता है, इस बात को कंट्रोल नहीं करता। जो ऐसा जो साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल, वो मैमल्स के नॉन प्राइमेट्स में या लोअर मैमल्स में देखने को मिलता है, जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो एस्ट्रस साइकिल है वो थोड़ी डिफर होती है किससे? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल में यहां हम आगे बात करें, एस्ट्रस साइकिल में यहां जो फीमेल होती हैं, फीमेल, वो उनमें कॉप्युलेटरी डिजायर डेवलप होगी, यानी कॉपुलेशन के लिए उनमें एक इच्छा, एक भावना जागृत होगी, किसमें? एस्ट्रस साइकिल में, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की है। इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है वो इस चीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ओव्यूलेशन क्या करेगा? इस तरह की जो सेक्सुअल कॉपुलेटरी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको वो रेगुलेट करता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है, जो यूटेरस है उसमें डेवलपमेंट चालू हो जाता है। डेवलपमेंट किसके लिए? फॉर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो यूटेरस में अगर फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट चालू हो रहा है तो जो यूटेराइन जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी? वो काफी थिक हो जाती है। वो वहां पे हाई ब्लड वेस्कुलराइज वो हाईली ब्लड वेस्कुलराइज्ड हो जाती है। वहाँ न्यूट्रिटिव मटेरियल भी स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बात हमने पहले भी की है, क्योंकि ये जो सारी तैयारियां हैं या फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए हो रहा है? ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अगर ओव्यूल क्या हो गया यहाँ पे? ओवम कैसा हो गया? फर्टिलाइज्ड हो गया। तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो आगे की जो भविष्य की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को पूरा करने के लिए इस तरह के यूटेरस यानी गर्भाशय में हमें प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर ये गर्भाशय, ये जो यूटेरस है, ये ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का यहां अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो, अगर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का इम्प्लांटेशन नहीं हो, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने पे क्या होगा? ये जो फर्टिलाइज्ड एग है,
फर्टिलाइज्ड एग है, उसके साथ में थिक यूटेराइन वॉल है, थिक यूटेराइन वॉल है, वो क्या होती है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और नष्ट होने के बाद वो वापस जो फीमेल का जो यूटेरस है अपनी पहले की अवस्था में पहुंचकर सामान्य हो जाता है। अब जो ब्रीडिंग सीजन है वो अलग अलग नॉन प्राइमेट्स में अलग अलग होता है। ब्रीडिंग सीजन यानी ओव्यूल आया, सॉरी ओवम आया, फर्टिलाइज्ड हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, और उसके बाद क्या होगा, जो एस्ट्रस साइकिल है आगे रन नहीं करेगी, क्योंकि अब क्या आ जाएगा, गेस्टेशन फेज आ जाएगा। तो गेस्टेशन फेज आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया कहाँ चालू होगी, ग्रोइंग एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट में। अगर यहाँ फर्टिलाइज्ड जो ओवा है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, और इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइज जो एग है और जो थिक यूटेराइन वॉल है वो डिग्रेड हो जाएगी और यूटेरस अपना सामान्य अवस्था में आ जाएगा। यानी जो थिक वॉल है वहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ जो वॉल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी, और वहाँ न्यूट्रिटिव मटेरियल तो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन पाया जाता है, यानी अपने पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में ये अपना अपना जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो शो करते हैं। जैसे कि हमने पहली बात की थी कि भाई जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है, तो एस्ट्रस साइकिल में पर्टिकुलर के एक रिप्रोडक्टिव फेज पाया जाता है जो अपना अपना ब्रीडिंग सीजन तैयार करता है। तो जो ब्रीडिंग सीजन है उस ब्रीडिंग सीजन की संख्या के आधार पे प्राणियों को यहाँ 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। ब्रीडिंग सीजन के नंबर के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं नॉन प्राइमेट्स उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ब्रीडिंग सीजन यानी एक ईयर में कितने ब्रीडिंग सीजन होंगे, अगर एक होगा, 2 होगा या 2 से ज्यादा होंगे। तो इनकी 3 कैटेगरियां है। पहला है मोनोएस्ट्रस, पहला है मोनोएस्ट्रस। उसके बाद दूसरा है यहां पे डाईएस्ट्रस, और नंबर तीसरा है यहां पे पॉलीएस्ट्रस। एनिमल हैं, ये भी एनिमल है। तो देखो यहां कॉमन टर्म क्या है, एस्ट्रस है। तो एस्ट्रस साइकिल का नंबर कितना है, अगर 1 नंबर है तो ऐसे एनिमल कहलाएंगे मोनोएस्ट्रस एनिमल। अगर एक सीजन में या एक ईयर में यहाँ 2 एस्ट्रस साइकिल देखने को मिल रही हैं तो यहाँ ये एनिमल कहलाएंगे डाईएस्ट्रस, और मोर देन 2 हैं तो ऐसे एनिमल कहलाएंगे हमारे पॉलीएस्ट्रस एनिमल। तो इस तरह ब्रीडिंग सीजन के नंबर के बेसिस पे या एस्ट्रस साइकिल के नंबर के बेसिस पे इनकी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोएस्ट्रस कैटेगरी की। तो मोनोएस्ट्रस का मतलब ही क्या है, जैसा कि आप नाम ही बता रहा है कि जहां एस्ट्रस साइकिल का नंबर कितना हो, नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल कितनी हो, 1 हो। नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल ओनली 1। यहां नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल ब्रीडिंग सीजन में कितने हो, 2 हो, और यहां नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल कितने हो, मोर देन 2, 2 से अगर अधिक हो तो ऐसे जो एनिमल हैं वो कहलाएंगे पॉलीएस्ट्रस एनिमल। तो अब एस्ट्रस साइकिल का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि भाई यहाँ जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज अगर इनके एक ही बार आए एक टाइम इंटरवल में, अगर एस्ट्रस साइकिल 2 बार आए, और 1 वर्ष में अगर एस्ट्रस साइकिल का नंबर 2 से अधिक हो तो ऐसे एनिमल कहलाएंगे पॉलीएस्ट्रस एनिमल। अब जो पॉलीएस्ट्रस एनिमल और मोनोएस्ट्रस एनिमल और जो डाईएस्ट्रस एनिमल हैं इनमें बेसिकली जो 1 साल में जो एस्ट्रस साइकिल है वही इनका निर्धारण करती हैं। जैसे ये जो मोनोएस्ट्रस में जो लोअर प्राइमेट्स हैं वो बेसिकली
वाइल्ड एनिमल देखने को मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है रैबिट में, एक बार में एक ही एस्टर साइकिल शो करता है। उसके बाद है डाइएस्ट्रस एनिमल। डाइएस्ट्रस का सीधा मतलब है कि भाई इनमें एक ईयर में जो एस्टर साइकिल होंगी वो 2 होंगी। तो ये देखने को मिलता है कैट्स में, ये देखने को किस में मिलता है? कैट्स में। और उसके बाद में अगर एस्टर साइकिल का नंबर एक वर्ष में 2 से अधिक हो तो उसे कहेंगे हम पॉलीएस्ट्रस एनिमल। तो पॉलीएस्ट्रस एनिमल में क्या होता है, यहां 2 से अधिक देखने को मिलेगी। जैसे माउस, फीमेल की बात हो रही है, फीमेल में ही देखने को मिलेगी एस्टर साइकिल, तो इसको मेंशन करना है जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड बात है। तो माउस, गिनी पिग में भी देखने को मिलती है, गिनी पिग में भी। तो यहां 2 से अधिक एस्टर साइकिल हमें एक ईयर में देखने को मिलती है, यानी कि एक ही ईयर में 2 से अधिक बार ये रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं, अपने ब्रीडिंग सीजन में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो एस्टर साइकिल है वो एस्टर साइकिल को यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस साइकिल। अब जो एस्टर साइकिल है उस एस्टर साइकिल को यहाँ 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एस्टर साइकिल को यहाँ 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी फेज थी, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और मेंसेस। तो इस तरह से जो एस्टर साइकिल है उसको भी यहाँ 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ ये है एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ सबसे पहली फेज है जिसका नाम है प्रोएस्ट्रस। पहला नाम है इसका प्रोएस्ट्रस, दूसरा नाम है इसका एस्ट्रस, तीसरा नाम है इसका तीसरे स्टेप का मेटाएस्ट्रस, फोर्थ स्टेप है यहां पे डाइएस्ट्रस और उसके साथ एनएस्ट्रस। तो जो एस्टर साइकिल है उसके 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स के बाद एक एस्टर साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये स्टेप, फिर वापस ये और फिर वापस ये, एक के बाद एक। तो ये जो साइकिल है ये साइकिल में 4 स्टेप देखने को मिलते हैं। प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस से पहले, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस, साथ में उसके साथ एनेस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस, प्रो का मतलब ही होता है पहले, एस्ट्रस से पहले। तो प्रोएस्ट्रस में क्या होगा? प्रोएस्ट्रस में सीधी बात है, जो भी ब्रीडिंग सीजन के ड्यूरिंग, रिप्रोडक्टिव फेज के ड्यूरिंग जो भी यूटेराइन के डेवलपमेंट होते हैं वो सारे डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर फ्लूइड, उसका फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन और ओवम के फॉर्मेशन के साथ ओव्यूलेशन का प्रोसेस यहां देखने को मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस किससे पहले का है? एस्ट्रस से पहले का है। तो एस्ट्रस से पहले का है तो इसे कहेंगे हम प्रोएस्ट्रस फेज या प्रोएस्ट्रस स्टेज। उसके बाद जब यूटेराइन बिल्कुल या यूटेराइन वॉल या यूटेरस बिल्कुल डेवलप हो जाता है, तो डेवलप होने के बाद जहां उसकी गेस्टेशन होगा वो गेस्टेशन पीरियड ही कौन सा पीरियड कहलाता है? एस्ट्रस। तो एस्ट्रस साइकिल में जो फर्टिलाइज्ड जो ओवा है वो फर्टिलाइज्ड ओवा क्या यूटेराइन वॉल तक जाके इम्प्लांट होना चालू कर देता है, यानी इम्प्लांटेशन और फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ होने लगा, यानी कि पर्टिकुलर जो फर्टिलाइजेशन के बाद गेस्टेशन पीरियड आ गई, तो आगे की जो मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस हैं ये साइकिल हमें, ये स्टेजेस हमें दिखाई नहीं देंगी। क्यों? ये तो आगे किसका भविष्य बनेगा? न्यूबॉर्न बेबी का, यानी जो नवजात शिशु होगा आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो जाके यहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये फेजेस आएंगी नहीं।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं हुआ तो उसके बाद आती है मेटाएस्ट्रस साइकिल। यहाँ जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इसको कंट्रोल करते हैं। कब? अगर फर्टिलाइज नहीं, एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो और फर्टिलाइजेशन हो भी जाए लेकिन उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो तो वो सारी चीज़ें डिग्रेड होंगी, यूटेराइन वाइल भी डिग्रेड होगी, उसके साथ और सारी स्ट्रक्चर, वेस्कुलर, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी चीज़ें नष्ट होने लगेंगी। तो नष्ट होने के बाद जो साइकिल आए, जो स्टेजेस आएगी, उस स्टेज को कहेंगे हम मेटाएस्ट्रस स्टेज। क्या स्टेज कहेंगे? मेटाएस्ट्रस स्टेज। तो मेटाएस्ट्रस स्टेज में जो फर्दर जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस यहाँ दिखाई देंगे, यानी यहाँ धीरे धीरे जो यूटेराइन वॉल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम भी डिग्रेड होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो रहा है तो जो गर्भाशय की जो दीवार है वो भी धीरे धीरे खत्म होंगी, ब्लड वेसल्स भी वहाँ से डिजनरेट होंगी और वो गर्भाशय का जो थिक लेयर है वो धीरे धीरे थिन लेयर में पहुँच जाएगा। यानी जो स्ट्रेटम बेसिलिस में जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस का निर्माण हुआ है वो फंक्शनलिस धीरे धीरे अपघटित होने लगेगा। उसके बाद में है डायस्ट्रस और उसके साथ में एनेस्ट्रस साइकिल। डायस्ट्रस साइकिल बेसिकली ये देखने को मिलती है, डायस्ट्रस साइकिल जो एक से अधिक एस्ट्रस साइकिल जहां पाई जाएंगी वहां यह देखने को मिलती है। तो डायस्ट्रस यानी ये पॉलीएस्ट्रस जंतुओं में देखने को मिलेगी। एनेस्ट्रस जो फेज होती है उसमें ये सेक्सुअल रेस्टिंग फेज भी कहलाती है। सेक्सुअल रेस्टिंग फेज यानी यहाँ जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो सेक्सुअल बिहेवियर बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो जो सेक्सुअल रेस्टिंग फेज है या लैंगिक विश्राम अवस्था है एनेस्ट्रस में देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ कोई भी यूटेराइन का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई हीट पीरियड नहीं होगा और उसके बाद कोई गैस्ट्रेशन पीरियड नहीं होगा। यानी कि ये अगला जो एस्ट्रस साइकिल है उसकी तैयारी के लिए ये अपना काम करेगा। तो उसकी तैयारी के लिए काम कर रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ जो सेक्सुअल फेज है या ब्रीडिंग सीजन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो यहाँ नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से जो 4 स्टेप्स हैं उन 4 स्टेप्स में एस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होती है जिसका नाम है प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस से पूर्व एस्ट्रस साइकिल जो मेन है, मेटाएस्ट्रस और उसके बाद में डायस्ट्रस के साथ एनेस्ट्रस। अब हम इनको 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोएस्ट्रस साइकिल की। तो जो प्रोएस्ट्रस साइकिल है, प्रोएस्ट्रस स्टेज है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे देखना भाई। प्रोएस्ट्रस ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ एस्ट्रस साइकिल। जो एस्ट्रस साइकिल है उसका पहला चरण है जिसे प्रोएस्ट्रस कहते हैं। इसमें क्या होगा? जो फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं उन फॉलिक्यूलर सेल्स का क्या होगा? ग्रोथ होती है। उनका ग्रोथ के साथ उनका डेवलपमेंट भी होता है। ग्रोथ, वृद्धि और उनका विकास भी यहाँ होता है। यहाँ जो फॉलिक्यूलर फ्लूइड है, फॉलिक्यूलर फ्लूइड उसका अमाउंट भी बढ़ता है, अमाउंट इंक्रीज होता है। फॉलिकुलर जो फ्लूइड है उसका अमाउंट भी यहाँ जाके क्या होता है? इंक्रीज होता है। साथ में यहाँ जो वेजाइनल जो स्मीयर बनती है, परत बनती है, उसमें यहाँ यहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेल्स दिखाई देती है। न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। यानी जो वेजाइनल स्मीयर है वहां न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट होती है। यानी जो केंद्रक युक्त सेल है यहां पाई जाएंगी। तो न्यूक्लिएटेड सेल में क्या होता है? न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है ये सपोज वेजाइनल लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, ये स्ट्रोमा होती है, ये एपिथेलियम होती है
और इसके बाहर ये वेजाइनल कैविटी होगी, वेजाइनल कैविटी। अगर हम इसका एक स्लाइड बनाएं, एक स्मेयर के थ्रू स्लाइड बनाएं, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेंगी? वेल डेवलप्ड न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलेगी। जो किसका साइन है? वो साइन है किसका? प्रोएस्ट्रस साइकिल का। तो ये साइन है किसका? साइन ऑफ प्रोएस्ट्रस साइकिल। तो जो प्रोएस्ट्रस साइकिल है उसका साइन है क्या? वेजाइनल स्मीयर में न्यूक्लिएटेड सेल्स का पाया जाना। क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो प्रोलिफरेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन का मतलब है इस भाग का वृद्धि और उसकी विकास के संदर्भ में। तो वृद्धि और विकास को यहाँ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। तो जो प्रोलिफरेटेड जो सेल होंगी, जो इनका डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट में जो वेजाइनल कैविटी है वहाँ वेरियस न्यूक्लिएटेड सेल दिखाई देंगी, जो साइन है किसका? प्रोएस्ट्रस सेल्स का। और यहाँ कॉपुलेशन नहीं होता, कॉपुलेशन या इसको मैं कहूँ मैटिंग, एब्सेंट। क्योंकि यहां मैंने पहली बात की थी, ये कैसी फेज है? एस्ट्रस से पहले की फेज है, और एस्ट्रस से पहले की फेज है तो यहां प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, यानी फ्यूचर के लिए जब तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, तब जाके वहां क्या होगा? ब्रीडिंग सीजन का नेक्स्ट स्टेप आएगा, जिसे हम कहेंगे एस्ट्रस साइकिल। तो अगर हम यहाँ वेजाइनल वॉल की अगर हम यहाँ एक क्रॉस सेक्शन बनाएं तो हमें इस तरह की रचना यहाँ दिखाई देगी प्रोएस्ट्रस साइकिल के ड्यूरिंग। ये ब्लड वेसल्स हैं, इनका फॉर्मेशन इस तरह हो जाता है। ये कुछ ब्लड, उसके साथ ये जो सेल्स हैं, ये वेजाइना का जो अपर पार्ट है, जो वेजाइनल एपिथेलियम बनाएगा, उस तरह की यहाँ ये सेल्स इस तरह यहाँ दिखाई देंगी। वेजाइनल एपिथेलियम। और इसके साथ यहाँ क्या होता है? आगे जो सेल्स होती हैं वो सेल्स यहाँ न्यूक्लिएटेड वेजाइनल कैविटी में दिखाई देती है इस तरह से। इस तरह से। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? स्ट्रोमा वाला पोर्शन। ये पोर्शन कौन सा है? एपिथेलियम। और ये पोर्शन है न्यूक्लिएटेड सेल्स का। न्यूक्लिएटेड सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन वेजाइनल कैविटी, जो साइन है किसका? प्रोएस्ट्रस साइकिल का। तो इस तरह से यहाँ हम अगर एक स्लाइड प्रिपेयर करें तो स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो प्रोएस्ट्रस साइकिल्स में इस तरह हमें न्यूक्लिएटेड सेल्स यहाँ प्रॉपर हमको दिखाई देती हैं, जो वेजाइनल कैविटी में स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज की, जिसका नाम है प्रोएस्ट्रस के बाद में एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस फेज। एस्ट्रस साइकिल का दूसरा है एस्ट्रस फेज। अब एस्ट्रस फेज में क्या होगा? जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रोएस्ट्रस के बारे में कि भाई यहाँ जो फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है उसको पूरा करने की यहाँ सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में यहाँ प्रोलिफरेशन के बाद में क्या होता है? जो वेजाइनल एपिथेलियम है या वेजाइनल जो वॉल है, वेजाइनल वॉल में सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी डायग्राम भी बनाया था, वो काफी थिक हो जाती है, becomes more thick, बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है वेजाइनल एपिथेलियम। और वहां मोटी होने के बाद यहाँ जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स कहाँ पहुंच जाती हैं? हीट पीरियड में। किस में पहुंच जाती हैं? हीट पीरियड में। यानी
कॉपुलेटरी डिजायर यहाँ डेवलप हो जाती है। कॉपुलेटरी डिजायर या सेक्स ड्राइव डिजायर यहाँ डेवलप हो जाती है, क्योंकि प्रोएस्ट्रस साइकिल में ये सारी तैयारियां हो गई थी। तो आगे जो हार्मोनल चेंज होंगे वो हार्मोनल चेंज क्या करेंगे, जो ब्रीडिंग सीजन है उसके ड्यूरिंग अगर गेस्टेशन अगर डेवलप होगा तो उसकी तैयारियां यहाँ पूरी करेंगे। इसके साथ यहाँ क्या होता है, जो वेजाइनल जो कैविटी है, उस वेजाइनल कैविटी में जो सेल्स पहले न्यूक्लिएटेड थी वो कैसी हो जाती हैं, cells becomes scaly and cornified। सेल्स कैसी हो जाती हैं, थोड़ी स्केली भी हो जाती हैं और कॉर्निफाइड भी यहाँ हो जाती है। और जो यूटेरस है उसमें कॉन्जेशन प्रारंभ हो जाते हैं। यूटेरस में क्या चालू हो जाते हैं, कॉन्जेशन यानी जकड़न प्रारंभ हो जाती है। किसके लिए, आगे की गतिविधियों को चालू करने के लिए। तथा इसके साथ इसमें क्या होता है, अगर यहाँ आगे की चरणों में यहाँ एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड है वो चालू हो जाता है। तो जब जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में यहाँ गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी फेज चालू हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रेगनेंसी फेज है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाती है। जो मुख्य लक्षण किसका है, एस्ट्रस फेज का मुख्य लक्षण है। और ये जो गेस्टेशन पीरियड है, ये गेस्टेशन पीरियड अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है और साथ ही यहाँ पे प्लासेंटा का भी निर्माण हो जाता है। तो यहाँ प्लासेंटा भी बन जाएगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो प्रोएस्ट्रस के बाद जो एस्ट्रस जो फेज आएगी उसमें वेजाइनल वॉल काफ़ी मोटी हो जाएगी। फीमेल्स हीट पीरियड में पहुंच के अपनी सेक्स डिजायर डेवलप करेंगी। उसके बाद जो सेल्स हैं वेजाइनल एपिथेलियम, वेजाइनल कैविटी की सेल्स, वो कैसी हो जाएंगी, स्केली और कॉर्निफाइड। यहाँ कैसी थी वो सेल्स, न्यूक्लिएटेड सेल्स थी। इसके बाद यूटरस में कॉन्जेशन प्रारंभ होंगे, संकुचन प्रारंभ होता है और ओव्यूलेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद गर्भावस्था आती है, जो वहाँ प्लेसेंटा का भी निर्माण हो जाता है। तो यहाँ अगर हम वेजाइनल स्मेयर का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ हमें जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स कैसी दिखाई देंगी, स्केली और कॉर्निफाइड। तो ये तो थी स्ट्रोमा वाला रीजन जो एज इट इज बना रहेगा। यहाँ इस तरह से ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी, ब्लड सेल्स। उसके साथ यहाँ ये एपिथेलियल सेल्स का पोर्शन होगा जिसे हमने नाम दिया था वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियम, जो एक टिश्यू की तरह बिहेव भी करता है। इसके बाद जो वेजाइनल कैविटी होगी, उस वेजाइनल कैविटी में जो यहाँ सेल्स होंगी वो सेल्स कैसी होती हैं, वेजाइनल कैविटी में सेल्स इस तरह से स्केली और कॉर्निफाइड भी हो जाती हैं और वहाँ न्यूक्लियस प्रॉपर विजिबल नहीं होता। और ये जो एरिया है ये एरिया कहलाएगा स्ट्रोमा, ये एरिया है एपिथेलियम और ये एरिया है स्केली एंड कॉर्निफाइड सेल्स का। तो ये जो सेल्स हैं ये यहाँ
न्यूक्लिएटेड ना होकर कैसी हो जाती हैं, स्केली हो जाती हैं, मॉडिफाइड होके, और कॉर्निफाइड भी हो जाती हैं, जो कि लक्षण है किसका, एस्ट्रस साइकिल का। अब एस्ट्रस साइकिल के बाद अगला चरण है, अगला फेज है मेटा एस्ट्रस। अगला फेज किसका है, मेटा एस्ट्रस, नंबर 3। मेटा एस्ट्रस। तो मेटा एस्ट्रस के बारे में हमने कुछ आइडिया सबसे पहले अभी कुछ देर पहले लिया था कि मेटा एस्ट्रस कंडीशन जब आएगी जब गेस्टेशन पीरियड नहीं होगा, या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फर्टिलाइज एग इम्प्लांट नहीं होगा। अगर ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं तो प्रेगनेंसी फेज आ जाएगी, यानी आगे के चरण समाप्त हो जाएंगे। यानी अब जो फीमेल है वो कैसी हो गई है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, और आगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, और अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक नए न्यूबॉर्न बेबी को वो बर्थ करेगी। तो ये सारी कंडीशन कब देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और उसका इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज चल रही है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर हो भी गया है और उसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो वापस जो एस्ट्रस फेज है वो एस्ट्रस फेज खत्म होके नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाएगा मेटा एस्ट्रस स्टेज। तो मेटा एस्ट्रस स्टेज में क्या होगा, यहाँ जो कॉर्पस ल्यूटियम का परिवर्धन हो चुका था, कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रेगनेंसी को बनाए रख रहा था, किसके थ्रू, एलएच के थ्रू, एलएच के थ्रू। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर कंट्रोल कौन करता है, एलएचआरएच, और इस पे कंट्रोल कौन कर रहा है, एचपी यानी हाइपोथैलेमस। तो जो एलएच हार्मोन है, क्योंकि हमको पता है ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे में होता है, और 14th डे में होता है तो वहाँ एलएच सर्ज एकदम बहुत ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट में सिक्रेशन होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रॉपर बनाए रखता है, और उससे किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर अभी बात की है, अगर प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है, तो प्रेगनेंसी नहीं है तो जो एस्ट्रस साइकिल है वो आगे कहाँ प्रवेश कर जाएगी, मेटा एस्ट्रस में प्रवेश कर जाएगी। और मेटा एस्ट्रस में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सीक्रेट होना रुक जाएगा, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है। तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इसके साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेड होके किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो मेटा एस्ट्रस में क्या होगा भाई, अगर गेस्टेशन पीरियड नहीं है, प्रेगनेंसी फेज डेवलप नहीं हुई है, तो जो एलएच के रेस्पॉन्स में बना हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिग्रेड होके क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्रावण है वो कम कर देगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कम होने से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो यूटेराइन वॉल है, जो ब्लड सप्लाई है, और जो फूड जो स्टोर्ड है उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। और डिग्रेडेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो यूटेराइन वॉल है ये अपना नॉर्मल फेज में आ जाएगी। यानी यूटेराइन वॉल कैसी हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी थिक हो गई थी, अब ये यूटेराइन वॉल कैसी हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रेटम बेसिलिस है, स्ट्रेटम बेसिलिस पर बना कौन, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और डिग्रेड होने के बाद जो इसका डिस्चार्ज होगा आगे वो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से जो मेटा एस्ट्रस साइकिल है वो मेटा एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, यहाँ डेवलप हो जाती है। और अगर हम इसका वेजाइनल स्मीयर की स्लाइड बनाएं तो यहाँ हमें केराटिनाइज्ड सेल के साथ
केराटिनाइज्ड सेल देखने को मिलेंगी और केराटिनाइज्ड सेल के साथ यहाँ हमें WBC भी देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? वाइट ब्लड वेसल्स यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। किसमें? मेटा एस्ट्रस साइकिल में। मुख्यतः यहाँ पे केराटिनाइज सेल्स ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सेल्स कैसी बन गई थी? यहाँ स्केली और कॉर्निफाइड हो गई थी। यहाँ सेल्स केराटिनाइज्ड हो जाएंगी और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा, जो यूटेराइन वॉल है वो डिग्रेड हो जाएगी, तो स्ट्रेटम बेसिलिस पे स्ट्रेटम फंक्शनलिस भी डिग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो आगे के जो चेंजेस हैं यहाँ हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह मेटास्ट्रस फेज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर मेटास्ट्रस कंप्लीट हो गया तो जो अगला जो लास्ट फेज है नंबर 4, जिसे डाइएस्ट्रस और उसके साथ यहाँ एनेस्ट्रस फेज भी दिखाई देती है। तो डाइएस्ट्रस जो फेज है वो पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स में दिखाई देती है। कैसे एनिमल्स में दिखाई देती है? हमें पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स में दिखाई देती है। और एनेस्ट्रस में क्या हुआ? एन यानी नॉट, एस्ट्रस यानी एस्ट्रस साइकिल का कोई फेज ही नहीं है, तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रेस्टिंग फेज। सेक्सुअल रेस्टिंग फेज क्या कहते हैं इसे? सेक्सुअल रेस्टिंग फेज। यानी ये सारे जो चेंजेस हैं यहाँ आके रुक जाएंगे और जो यूटेरस, यूटेराइन वॉल है और वेजाइनल जो लेयर्स हैं, वॉल हैं, वो अपनी प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में जाके पहुंच जाएगी और नेक्स्ट न्यू एस्ट्रस साइकिल के लिए तैयारियां चालू कर देंगी। एस्ट्रस साइकिल, नई जो एस्ट्रस साइकिल है उसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चालू हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सेक्सुअल रेस्टिंग फेज। तो आज हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया था एस्ट्रस साइकिल, और एस्ट्रस साइकिल के हमने टाइप्स भी देखे थे। उसके बाद में हमने एस्ट्रस साइकिल की मैकेनिज्म देखी, जहाँ 4 स्टेप देखे, प्रोएस्ट्रस, उसके बाद में एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस के साथ एनेस्ट्रस साइकिल। तो इस तरह ये एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स का एक प्रमुख लक्षण है, जहां जो फीमेल्स होती हैं पर्टिकुलर हीट पीरियड में पहुंचकर प्रेगनेंसी को बनाएंगी और अपना, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो अपना नेक्स्ट एस्ट्रस साइकिल कंप्लीट करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।